प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिहार में लालू यादव की इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा है। चर्चा इस बात की ज्यादा है कि आखिर कांग्रेस और वीआईपी ऐसे सहयोगी उस पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे। और उसके बाद अब नई चर्चा ये छिड़ी है कि जो आरक्षण को लेकर आंदोलन अचानक से छिड़ दिया आरजेडी ने, क्या ये मुद्दा भटकाने का एक प्रयास है, इसको समझेंगे। इसके अलावा एनआरसी वक्फ संशोधन को लेकर कैसे जेडीयू को घेर रही है आरजेडी और पोस्टर बकायदा लगवाए गए हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो ये कैसे काम करेगा नहीं करेगा ये समझेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में लगातार नोकझोंक हो रही है और आज नीतीश कुमार क्या कुछ बोले हैं, उसके क्या मायने हैं, ये आपको समझाने का प्रयास रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी रहते हैं आपको समझाने बताने के लिए बिहार की ज़रूरी चर्चाएं। तो चर्चा शुरू करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये जो आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है आरजेडी ने, और उससे पहले हुई है एक इफ्तार पार्टी जिसको लेकर कहा जा रहा है भाई कांग्रेस नहीं पहुंची, वीआईपी नहीं पहुंची। और कुछ दिन पहले हम आप एक चर्चा भी कर रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी अब नए समीकरणों की तरफ देख रही है, नए गठबंधन की तरफ देख रही है, क्या प्रशांत किशोर उस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की चर्चा हम कर रहे थे। और अब ये हुआ है कि इफ्तार पार्टी में सहयोगी पहुंचे नहीं। किस दिशा में जा रही है बिहार की विपक्ष की पॉलिटिक्स? देखिए, आपको बताएं कि बिहार में पॉलिटिक्स कई करवट ले सकती है और ये करवट ले सकती है, इसके कई इशारे मिल रहे हैं। अब वो इशारे क्या मिल रहे हैं उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है जी। और सब कुछ कैसे एक दूसरे तीसरे से कोरिलेटेड है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। जब दरअसल आपको बता दें कि छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है और प्रशांत किशोर एनएसयूआई को समर्थन दे रहे हैं। आप ये समझिए, प्रशांत किशोर किसको समर्थन दे रहे हैं? एनएसयूआई को समर्थन दे रहे हैं। तो छात्र संघ के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनएसयूआई को समर्थन करने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। कल लालू प्रसाद का इफ्तार पार्टी था और लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में ना तो ओसामा पहुंचे, ओसामा जो कि सैयद शहाबुद्दीन के बेटे, शहाबुद्दीन सिवान के रॉबिनहुड कहे जाते थे, बड़ी ताकतवर नेता होते थे, दबंग थे, बाहुबली थे, सबको पता है। शहाबुद्दीन के कई कारनामे भी मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। ओसामा को ठीक उपचुनाव से पहले आरजेडी लेकर के आई, ओसामा को भी लेकर के आई और ये देखिए तो ओसामा की मां जो हिना साहब हैं उनको भी लेकर के आई। लेकिन उस सब के बावजूद भी बात नहीं बना। और बात क्यों नहीं बना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे हो रहा था तो सवाल उठता है कि इसमें ओसामा क्यों नहीं थे। ओसामा नहीं थे तो मुकेश साहनी क्यों नहीं थे? और मुकेश साहनी, जी हाँ, और मुकेश साहनी और ओसामा सिवान में मिलते हैं, दोनों इफ्तार पार्टी करते हैं। तो ये क्या बताता है? आखिरकार लालू प्रसाद इफ्तार दे रहे हो और ओसामा और मुकेश साहनी सिवान में इफ्तार कर रहे हो, इसके मायने और मतलब क्या है? एक बात आप समझिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का एक नेता भी लालू प्रसाद के इफ्तार में नहीं पहुंचता है। क्या है? नहीं पहुंचता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि ये अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा है। ये हम अगले शो में बताने वाले हैं कि किसके कहने पर ये लोग नहीं पहुंचे। ये बात जान लीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद बुलाएं और कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाए, जबकि अल्लाह वरू वहां मौजूद थे, तमाम लोग कन्हैया वहां मौजूद थे, कोई नेता नहीं पहुंचे। आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे? और तो और छोड़िए, अरे भाई डॉक्टर अखिलेश सिंह नहीं पहुंचे, एक प्रतिमा दास पहुंची तो क्यों नहीं पहुंचे? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब थोड़ा सा इस सब डॉट्स को कनेक्ट करिए। प्रशांत किशोर का समर्थन किसको? एनएसयूआई संगठन को। मुकेश साहनी ओसामा कहां पर कर रहे हैं इफ्तार पार्टी? तो सिवान में। कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में नहीं जाते, कोई नहीं जाता, एक प्रतिमा दास एमएलए जाती हैं और कोई नहीं जाता। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि वीआईपी और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि ओसामा और वीआईपी में नजदीकी बढ़ रही है।
मुकेश सहनी में नजदीकी बढ़ रही है। अरे भाई, मुकेश सहनी का सिवान से क्या लेना देना, और सिवान पहुंच करके इफ्तार करने क्यों पहुंच गए भाई? वो लालू प्रसाद के पास जाते, उनको टिकट तो आरजेडी से चाहिए ना, तो वो सिवान क्यों चले गए पटना से? ये एक गंभीर विषय है ना, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस बार बार इंडिकेट कर रही है कि हम आरजेडी तुम्हारी बी टीम नहीं है। कांग्रेस बार बार इंडिकेट कर रही है कि आरजेडी और कांग्रेस को आप एक मत समझिए। कांग्रेस कह रही है नौकरी दो, पलायन रोको, और कांग्रेस इतना ही नहीं कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि स्वतंत्रता संग्राम में सारा बलिदान कांग्रेसियों का था, उसकी विरासत बड़ी लंबी है। जो कांग्रेस के साथ है वो देश के साथ है, जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो देश के विरोध में। ये कन्हैया कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कांग्रेस सीधे सीधे अपनी पहचान कायम करना चाह रही है, अपना खोया हुआ जनाधार वापस चाह रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि कोई वैकल्पिक राजनीति की जाए। अब प्रशांत किशोर का क्या कहना है, जरा इस पर भी आते हैं। प्रशांत किशोर यही कहते हैं ना कि 35 साल से नीतीश और लालू का ही राज है, यही बात कहते हैं ना। तो प्रशांत किशोर को भी किससे दिक्कत है? नीतीश और लालू से दिक्कत है। कांग्रेस को भी किससे दिक्कत है? तो नीतीश के साथ कोई विकल्प नहीं है और लालू से अलग कांग्रेस अपने को दूर करना चाह रही है। तो अगर आप ऐसे देखें तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर की नजदीकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर एनएसयूआई छात्र संगठन को मदद करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब देखिए, कल तमाम एमएलएस का, एमपीस का, सबकी मीटिंग होनी है। कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। बिहार को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेता बहुत गंभीर नजर आते हैं। कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुसलमान के सामने एक मजबूत विकल्प ये लोग पेश कर सकते हैं, और अगर मजबूत विकल्प पेश करेंगे तो मुस्लिम्स आरजेडी को छोड़ करके इनकी तरफ भी जा सकती है। ध्यान रहे, आरजेडी किसी पार्टी को वोट नहीं करती। आरजेडी एंटी बीजेपी, माफ करिएगा, मुसलमान एंटी बीजेपी वोट करती है। इसलिए मुस्लिम समाज को अगर विकल्प मिलेगा तो उधर भी जा सकता है। तो यह संभावना बहुत प्रबल होती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या कांग्रेस, प्रशांत किशोर और आप ये लगा लीजिए मुकेश सहनी, क्या ये लोग एक साथ आ सकते हैं? क्या इसकी संभावना है? या मुकेश सहनी कांग्रेस आरजेडी से बड़ा बार्गेन करना चाह रहे हैं, बड़ा बार्गेन भी करना चाह रहे हैं और इधर भी विकल्प खुला रख रहे हैं, इसलिए कौन किधर चला जाएगा ये अभी कह पाना बहुत आसान नहीं है। संभावनाएं बहुत है, पर इस सब से उलट आप देखेंगे आरजेडी को क्या समझ में आता है। आरजेडी को समझ में आता है कि सबसे पहले क्या पकड़ो, 65% आरक्षण। कहो कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने तो 65% आरक्षण बिहार में तब लागू कराया गया, और 65% आरक्षण की बात करोगे तो ओबीसी, ईबीसी समाज हमारी तरफ आएगा। दरअसल आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये सब जो जातिगत आरक्षण कराया गया वो फर्जी है, उसमें कोई दम नहीं है, और वो कौन से तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी ने किया उसको राहुल गांधी डिसअप्रूव कर देते हैं, और डिसअप्रूव करते हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि राहुल गांधी अपने तरीके का जनगणना करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स को धार बहुत लंबे समय से दे रहे हैं, और लंबे समय से दे रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स अगर लालू प्रसाद से छीन जाएगा तो लालू प्रसाद की स्थिति क्या होगी? कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए लालू प्रसाद अगले दिन पहुंचते, उनकी पार्टी पहुंचती और 65% आरक्षण का राग अलापने लगती है। हरे टी शर्ट में सब लोग पहुंचते हैं और ये जताने का प्रयास होता है कि देखो हम तुम्हारे रहनुमा हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब कांग्रेस के साथ हो रही है, ये लड़ाई अब वीआईपी के साथ हो रही है, मुस्लिम वोट की लड़ाई प्रशांत किशोर के साथ भी है। अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती किसको पेश करेंगे? लालू प्रसाद को ना। इसलिए लालू प्रसाद को दिखाना है कि सबसे मजबूत लड़ाई अगर बीजेपी से कोई कर सकती है तो आरजेडी कर सकती है। इसलिए 65% आरक्षण का मुद्दा
विधानसभा में उठाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि बड़े वोट बैंक को ये एड्रेस करता है। और जब ये बड़ा वोट बैंक एड्रेस्ड होगा तो निश्चित तौर पर मुसलमान भी उसी को वोट करेगा जो बीजेपी का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी हो। इसलिए लालू प्रसाद के तरफ से आनंद फानन में रात में यह रणनीति बनती है और सुबह सब हरे टी शर्ट में नजर आते हैं। और नीतीश कुमार पहुंचते हैं उसी चिर परिचित अंदाज में राबड़ी देवी से कहते हैं कि अरे आपका क्या है, आप तो मुख्यमंत्री तब बनाई गई ना जब आपके पति जेल जा रहे बार बार यही बात बार इसलिए कहते हैं, मतलब वो देखिए वो कहने का बड़ा सीधा सा मतलब है कि अरे आप तो घरेलू महिला हैं, आपको समझ में क्या आता है, आपके पति जेल जा रहे थे। और एक वो मैसेज देते हैं कि महिलाओं को पसंद आएगा बिहार की? नहीं, महिलाओं को देखिए, महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक है, इस बात को जानिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब अगर महिलाएं नीतीश से हटती हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि नीतीश एरा एकदम खत्म हो चुका है। तो अभी तक तो देखा गया कि महिलाएं आगे बढ़ करके वोट करती हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार ये कहना चाहते हैं कि आप तो इनोसेंट हैं, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, आप घरेलू महिला थी, आप चूल्हे संभालती थी, खाना बनाती थी, आपको क्या राजनीति की समझ है, आपके पति ने कुछ किया नहीं, जब जेल जाने लगे तो आपको डमी के तौर पर बिठा दिया, आपकी राजनीतिक समझ बहुत कम है। और मैं आपका सम्मान करता हूं पर आप मेरी भाभी समान है, आपको क्या पॉलिटिक्स समझ में आता, आपकी क्या गलती है, आप निर्दोष हैं, आप बस अपने पति के पक्ष में खड़ी हो जाती है। ये नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार अपने अंदाज में आ जाते हैं। और नीतीश कुमार जब अपने अंदाज में आते हैं तो तू मैं शुरू हो जाता है। राबड़ी भी लंबे समय से बड़ी राजनेता हो गई हैं, उनको पॉलिटिक्स समझ में आने लगा है। अरे भाई, चुनाव से पहले ये अंतिम सेशन है ना, तो अंतिम सेशन में पूरा पॉलिटिकल माइलेज जो लिया जा सकता है उसको लेने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी के तरफ से की जा रही है, तेजस्वी यादव के तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ पलटवार किया जा रहा है, बार बार तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। और निश्चित तौर पर आप जो तमाम नाटक, नोक झोंक, तकरार ये देख रहे हैं, ये वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश है। पर एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव विरोधियों से भी घिरे हुए हैं और अपने घटक दलों से भी घिरे हुए हैं। मुकेश साहनी भी दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस भी दबाव बना रही है, लगातार बीजेपी चारा चोर, भ्रष्टाचारी तरह तरह का आरोप लगा रही है। उसके बाद जेडीयू भी बहुत तरह की बात कह रही है। तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के लिए इन सबको टैकल करना आसान दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। और इस बीच कुछ पोस्टर भी लग गए हैं, खासतौर पे जो एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल हैं जिनको लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जेडीयू को घेरने का प्रयास आरजेडी कर रही है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार भी एक इफ्तार पार्टी करते हैं, लालू यादव भी इफ्तार पार्टी देखिए इन दिनों इफ्तार पार्टी की कोशिश है, इफ्तार पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है। इफ्तार पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, आज जो है जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और जोरदार इफ्तार पार्टी हो रहा है। शाम को ये एक तरह का राजनीति है, पॉलिटिक्स है। और चुनाव से पहले आप देखेंगे हर राजनेता करता हुआ दिखाई पड़ता है। कल शाम चिराग पासवान के यहाँ भी इफ्तार पार्टी था। अब सवाल ये उठता है कि इफ्तार पार्टी में लालू इफ्तार पार्टी दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर दें, तेजस्वी मौजूद हो, राबड़ी मौजूद हो, लालू प्रसाद मौजूद हो, और वहां पर कांग्रेस का कोई नेता ना पहुंचे, वहां मुकेश साहनी नहीं पहुंचे, तो एक खबर तो बनेगा ना, लोगों की नजरें तो वहां पर जाएंगी। और लोगों की नजरें गई, लेकिन सवाल यह है कि लालू प्रसाद को यह दिखाना है कि मुसलमान हमारे साथ हैं, और मुसलमान लॉयल रहे भी हैं लालू प्रसाद के लिए, आरजेडी के लिए। तो अब जो ये बात कही जा रही है, और ये सब हुआ, उसके बाद जेडीयू मजे लेने लगी कि अरे भाई देख लीजिए, इनके तो अपने ही इनके अपने नहीं रहे, और अपने क्यों रहेंगे, इनके साथ ये नहीं आए, कांग्रेसी नहीं आए, मुकेश साहनी नहीं आए, ये किस तरह का इफ्तार कर रहे हैं। और इफ्तार पार्टी कर भी रहे हैं तो अपने घर पे नहीं कर रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे क्यों कर रहे हैं। ये सब तरह का तंज जेडीयू कर रही है। इस सब के बीच आरजेडी पोस्टर लगाती है,
तुम तो धोखेबाज हो, ये गाना है ना कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाओगे। तो दरअसल आरजेडी जेडीयू को कह रही है कि एनआरसी पे समर्थन दिया नहीं आपने, जेडीयू को कह रही है। अब देखिए, ये इफ्तार पे बहुत बात चलती, आरजेडी के तरफ से इसको डिफ्लेक्ट करने का प्रयास है कि अरे वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू तुमको वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन तुम तो विरोध कर रहे हो। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बीजेपी के गोद में बैठे हुए हो, एनआरसी में भी बीजेपी के साथ तुम थे, तो तुमको मुसलमान वोट क्यों दे? तुम तो धोखेबाज हो और वादा करके भूल जाते हो। चुनाव में तुमको वोट चाहिए, लेकिन वोट लेकर के फिर मुसलमानों को भूल जाओगे, उनके इंटरेस्ट की बात तुम दरकिनार कर दोगे, क्योंकि बीजेपी के साथ तुम्हें सरकार चलाना है। तुम तो कुर्सी कुमार हो, वादा करके भूल जाते हो। इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। मतलब बहुत साफ है कि जेडीयू जो आरजेडी पर तंज कसती, आरजेडी को घेरती, आरजेडी भी नए नए मुद्दे को गढ़ करके उठा करके, वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, वही ट्राई कर रही है आरजेडी। और आरजेडी इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। अब जरा सोचिए, हरा टी शर्ट पहन के, हरा अंगोछा लेकर के सदन में पहुंच जाना, और चर्चा ये होती, इफ्तार में ये नहीं पहुंचा, कांग्रेस आपके साथ नहीं है, सब लोग को दिल्ली बुलाया गया है, मुकेश साहनी ओसामा सीवान में वो कर रहे हैं। यहाँ पर 65% आरक्षण की बात होने लगी। आरक्षण चोर कौन है? तो बीजेपी है, जेडीयू है। 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल रहे हो? फिर जेडीयू को, बीजेपी को उठ करके कहना पड़ता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं, इनको बोलने की क्या हैसियत है? हमने, नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व में, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 65% का आरक्षण दिया, हम सब ने समर्थन दिया। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है, तो कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। ये झूठ मूठ का ये बात उठाते हैं, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं 65% आरक्षण किया? ये आरक्षण तो नीतीश कुमार ने किया। बीजेपी कहती है हमने अपने कैबिनेट में इसको पास किया था, तो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। आरजेडी झूठा क्रेडिट ले रही है, और इस तरीके से काउंटर एक दूसरे का दोनों लोग कर रहे हैं। पर बिहार का पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, और आए दिन आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये दिखाई पड़ रहा है कि कई घटक दल अपनी सीटों के लिए, मनचाही सीटों के लिए कितने सीट मिलेंगे उसको लेकर के जिस तरह का पॉस्चरिंग कर रही हैं, वो आरजेडी के लिए सिरदर्द बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि घिरना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन अभी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपने घटक दलों से भी घिर रहे हैं, और साथ साथ विरोधी भी उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जबरदस्त तरीके से बिहार में पॉलिटिक्स जारी है। और जैसा कि पंकज जी ने कहा, ये जो पॉलिटिक्स है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव करीब हैं। अब चुनाव करीब है तो जाहिर सी बात है कि जनता फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर राग बिहारी में आज की बातचीत में इतना ही। आरक्षण का मुद्दा उठाया है इफ्तार पार्टी के बाद, और सदन में लगातार जो बहस हो रही नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में, वो भी दिलचस्प है। आप क्या सोचते हैं इस पूरा जो ड्रामा चल रहा सियासत का बिहार में, उसको लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताएं। बाकी हम जो भी अपडेट्स होंगी वहीं आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।